हेलो, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू वीकेंड एनालिसिस बाय विवेक बजाज। काफी दिन बाद स्टॉक मार्केट का वीकेंड एनालिसिस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आई वेंट फॉर अ हॉलिडे और जनरली वो 10-12 दिन के हॉलीडेज में मैं कुछ भी अवॉइड करता हूँ। तो वीकेंड एनालिसिस के अंदर में आज पुरानी जो वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया था उसकी भी कसर पूरी करेंगे। आज इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि क्या ये मार्केट का बुल रन कंटिन्यू रहेगा या खत्म हो जाएगा। डेटा ओरिएंटेड डिस्कशन करेंगे ताकि ऑब्जेक्टिवली इस स्टेटमेंट का हम आंसर दे पाए। वैसे बहुत इजी होगा आप लोग में से कुछ लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर देने कि आप मान ही रखे होंगे कि बुल मार्केट कंटिन्यू रहेगा। हो सकता है डेटा यही बोले, हो सकता है डेटा आपको काउंटर करे। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, डेफिनेटली वी विल हैव यूजफुल इनपुट्स फ्रॉम दिस वीडियो। और इस वीडियो में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि इररिस्पेक्टिव ऑफ बुल मार्केट रहेगा नहीं रहेगा, आपको कैसे अपना शेयर मार्केट का पार्टिसिपेशन को स्ट्रेटेजाइज करना है। तो हो सकता है लंबा चले वीडियो, बट काइंडली बेयर विथ मी बिकॉज लंबा वीडियो मेरा चलेगा क्योंकि इसके अंदर में अपने डीप एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। और मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ और सीधा चर्चा करना चालू करते हैं। सो हियर वी आर, द स्क्रीन शेयरिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू और वी स्टार्ट द डिस्कशन राइट अवे। सो जब हम बुल मार्केट की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले हमको एक व्यू बनाना पड़ेगा कि बुल मार्केट क्या होता है। इसके बारे में एक चर्चा करना पड़ेगा अपने को। तो मैंने कुछ चार्ट्स आपके सामने रखे हैं ताकि हम इस चर्चा को बेटर तरीके से कर पाए। बुल मार्केट का मतलब होता है वो मार्केट कंडीशन जब मार्केट हायर हाइज बना रहा है। जैसे मार्केट के केस में अपने एक बार निफ्टी को बेस पकड़ लेते हैं। मार्केट अपना हायर हाइज बना रहा है और हायर लोज बना रहा है, और टिपिकली अपना हाई से मार्केट 20% से ज्यादा करेक्ट नहीं करता है। जब तक ये होता है तब तक बुल मार्केट कंटिन्यू होता है। ऑलराइट, ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। ये निफ्टी का चार्ट है और इसके अंदर में देखिए, जब जब बुल मार्केट रहा है, बुल मार्केट का कंक्लूजन या टर्मिनेशन, कंक्लूजन मुझे एक्चुअली नहीं बोलना चाहिए, मुझे वर्ड यूज करना चाहिए टर्मिनेशन, क्योंकि बुल मार्केट टर्मिनेट होता है और उसके बाद नया बुल मार्केट का इनिशिएशन होता है। तो जब जब बुल मार्केट में तेजी रही है तब तक ये लॉन्ग टर्म में तेजी कंटिन्यू रही है। और जब बुल मार्केट टर्मिनेट होता है फॉर नेचुरल रीजंस, देखिए टर्मिनेट दो तरीके से हो सकता है। एक नेचुरल रीजन है कि तेजी आई थी और उसके बाद कुछ हद तक, कुछ दिनों तक वो तेजी स्लो डाउन रहेगी या कंसोलिडेशन रहेगा, या तेजी एक बार मंदी में कन्वर्ट होगी। और उसके मैं आपको रीजंस बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। और एक है अननेचुरल रीजन, जैसे कोविड आया तो वो अननेचुरल फॉल था, जो कि हम उसको ये नहीं कह सकते हैं कि बुल मार्केट का टर्मिनेशन था, इट वाज जस्ट एन आउटलायर। सिमिलरली इलेक्शन का रिजल्ट अभी आया जिसके कारण मार्केट करेक्ट किया, तो इसको हम टर्मिनेशन नहीं बोल सकते, इसको हम करेक्शन बोल सकते हैं। तो बुल मार्केट टेक्निकली ओरिजिनेट होता है मैक्रो रीजन से, ये 10,000 फीट के रीजन होते हैं, और कंक्लूड भी होता है मैक्रो रीजन से। एक बार जब बुल मार्केट कंक्लूड होगा या टर्मिनेट होगा तो एक पीरियड आता है, उस पीरियड तक मार्केट में कुछ नहीं होगा, उस पीरियड तक नेगेटिविटी रहेगी, उस पीरियड तक बहुत कम चांसेस हैं कि स्टॉक्स जो है वो आउट परफॉर्मेंस दिखाएंगे। कम चांसेस है, दिखाते हैं कई स्टॉक्स आउट परफॉर्मेंस दिखाते हैं। इवन इन बेयर मार्केट वी कैन स्टिल फाइंड स्टॉक अपॉर्चुनिटीज टू ट्रेड, बट ट्रेड करने का तरीका, उनको देखने का तरीका बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो बुल मार्केट क्या अभी इंडिया के अंदर में है? अगर आप देखिए स्ट्रक्चर चार्ट का निफ्टी का, तो क्लियरली बुल मार्केट इंडिया के अंदर में है, इसमें कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है। अगर मुझे बुल मार्केट का कंटिन्यूटी पे डिस्कशन करना है तो मेरे मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है, कुछ पॉइंटर्स हैं जिसको मेरे को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला, ग्लोबल मार्केट्स क्या कर रहा है। दूसरा, इंडिया में इंटरेस्ट रेट सिनेरियो क्या है। तीसरा, कॉर्पोरेट अर्निंग्स की क्या स्टेटस है इंडिया में। और चौथा, पॉलिटिकल स्टेटस क्या है। ब्रॉडली ये चार, और मे भी एक और कुछ पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। तो ब्रॉडली ये पैरामीटर्स है जो हमको हेल्प करेंगे हमारे इस क्वेश्चन का आंसर देने में। तो सबसे पहले अपने ब्रॉडली ग्लोबल मार्केट्स का एक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। सो लेट अस गो टू मैक्रो हेयर। तो मैं अपना मैक्रो वाला वॉच लिस्ट ऑन कर लेता हूँ। या
तो ग्लोबल मार्केट्स के अंदर में क्या तेजी है? ग्लोबल मार्केट्स में तेजी को सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा डॉलर इंडेक्स के अंदर में क्या फॉल आने वाला है। तो ये डॉलर इंडेक्स का चार्ट है। क्या डॉलर इंडेक्स के अंदर में बहुत बड़ा राइज आने वाला है? तो वो डिपेंड करता है कि यूएस के अंदर में इंटरेस्ट रेट्स जो है वो क्या जोरों से बढ़ेंगे। तो यूएस का अगर इंटरेस्ट रेट का चार्ट देखें तो वो तकरीबन 4.25 10 ईयर यील्ड है। मतलब ये ऊपर जाता है लेकिन बार बार नीचे आता है। और इन्फ्लेशन, जो यूएस का इन्फ्लेशन सबसे बड़ा पैरामीटर होता है यूएस का इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट को जज करने के लिए, तो यूएस का इन्फ्लेशन जो कि बढ़ा हुआ था कोविड के बाद में और कुछ इश्यूज हुए थे, यूक्रेन वॉर वगैरह का इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ था, वो इन्फ्लेशन काफी हद तक कंट्रोल में आ गया है। तो यूएस का इंटरेस्ट रेट्स भी जो है वो नीचे की तरफ है। यूएस का इंटरेस्ट रेट्स अगर नीचे की तरफ रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि डॉलर इंडेक्स जो है वो नीचे की तरफ रहेगा। और शायद इसीलिए यही रीजन से यूएस के जो इक्विटी मार्केट्स हैं उनके अंदर में एक तेजी हमको दिख रही है। तो ग्लोबली अगर यूएस को हम बेंचमार्क माने तो ग्लोबली इक्विटी मार्केट्स के अंदर में तेजी है। तो ये वाला पॉइंट पे हम अपना टिक हो जाते हैं कि यस, ग्लोबल मार्केट तेजी में। इंटरेस्ट रेट इन इंडिया, इंडिया का जो इंटरेस्ट रेट है, अगर आरबीआई के एक्शंस को आप बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करें तो डेफिनेटली आरबीआई का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाए। हाँ, आरबीआई हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करने में थोड़ा स्लो रहे, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं थोड़ा फ्लॉथ नजर आ रहा है इकोनॉमी में कि जो बोरोइंग्स हो रही है वो रिस्की एसेट्स में जा रहे हैं, चाहे वो डेरिवेटिव्स है चाहे वो कंज्यूमर रिस्की एसेट्स है। तो कहीं ना कहीं आरबीआई नहीं चाहता है कि वो हड़बड़ी में इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करे। नॉनदलेस अगर आरबीआई वहां भी इंटरेस्ट रेट को रखता है तो वो इट्स अ गुड न्यूज, बिकॉज ग्रोथ जो है वो इंडिया के अंदर में इट्स लार्जली अ डिमांड लेड ग्रोथ एट दिस मोमेंट। क्योंकि इंडिया एज एन इकोनॉमी इज ग्रोइंग, पॉपुलेशन इज कंज्यूमिंग, premiumization in our country is going great. So growth जो is driven by demand, because of which probably even if interest rates stay there उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कॉर्पोरेट अर्निंग्स, इंडिया एज अ कंट्री के कॉर्पोरेट्स ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है। अगर मैं आपको कॉर्पोरेट्स के अर्निंग्स के ट्रेंड दिखाऊं तो ये सेक्टर वाइज ट्रेंड है। और आप देखिए, अगर एनुअल ग्रोथ देखिए पिछले 2 से 3 साल से, कॉर्पोरेट्स हैव डन फिनोमिनल वर्क इन टर्म्स ऑफ टेकिंग द कॉर्पोरेट अर्निंग्स टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ लास्ट 10 ईयर्स इन आवर कंट्री। इसका मतलब जीडीपी ग्रो कर रही है, कंपनीज पैसा कमा रही है, बिकॉज जीडीपी ग्रो करेगी तो पैसा अल्टीमेटली कंपनीज पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कंपनीज कमाएंगी तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट जो है वो रिटेन अर्निंग और कॉर्पोरेट ग्रोथ पे दिखेगा। तो कॉर्पोरेट अर्निंग अच्छा है। हाँ, हो सकता है कि यहाँ पे हो सकता है, वी डोंट नो, बिकॉज कॉर्पोरेट अर्निंग्स को प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट होता है। अगर जीडीपी ग्रोथ अच्छी एक्सपेक्टेड है तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी ग्रो करेगी। बट कई बार ऐसा होता है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स कोई रीजन से फ्लैट हो जाती है या और ग्रो करने का क्षमता नहीं रखती है, स्पेशली जब बेस इफेक्ट देखा जाता है। तो क्योंकि कोविड के बाद वाला 2 साल का बेस के कारण कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रो किया, बट अब हो सकता है कि यहां से कॉर्पोरेट अर्निंग्स में जो ग्रोथ का पेस है वो हो सकता है रिलेटिवली स्लो हो जाए। देखिए, इंडिया में कॉर्पोरेट अर्निंग का जो इन दिनों ग्रोथ हुआ दैट वाज लार्जली लेड बाय गवर्नमेंट स्पेंडिंग। आप देखिए, डिफेंस, रेलवेज, इन सब में इतना गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग किया इंफ्रास्ट्रक्चर कि कॉर्पोरेट्स, उस सेगमेंट के जो कॉर्पोरेट्स थे उनमें काफी काफी ग्रोथ नजर आया। बट जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स है जैसे बैंकिंग है, एनबीएफसी है, जो ग्रोथ सेक्टर्स है एविएशन, मीडिया, ऑटोमोबाइल, ये सब में भी एक डिसेंट सपोर्ट दिया है एज फार एज नॉन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज कंसर्न। तो ओवरऑल इंडियन कॉर्पोरेट्स हैव डन रिलेटिवली वेल। अब पॉलिटिकल स्टेटस तो डेफिनेटली हमको पता है इलेक्शन में क्या हुआ। एनडीए की सरकार है, पहले बीजेपी की लार्जी सरकार थी, एनडीए की सरकार है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो क्राइसिस था उसको बहुत अच्छे से मैनेज किया गया, उसको कंट्रोल किया गया। तो coalition government है, which is obviously not as great as the main government, but definitely coalition government एक सपोर्टिंग गवर्नमेंट है। तो हो सकता है कि उसके कारण भी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के कारण भी मार्केट ऊपर है। तो ये हो गया ब्रॉड मैक्रो। अब थोड़ा चार्ट एनालिसिस अगर अपने करें तो लेट्स गो टू चार्ट्स। तो मैंने यहाँ पर कुछ चार्ट्स यहाँ पर दिखा रखे हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट सम आउट रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ चार्ट vis-a-vis द अदर चार्ट। जस्ट 1 मिनट, मेरा एक फोन कॉल आ रहा है घर से, मुझे अर्जेंटली पिक करना पड़ेगा। जस्ट मुझे 1 मिनट आप समय दीजिए प्लीज।
माफ कीजिएगा, घर से कॉल आता है तो मैं थोड़ा घबरा जाता हूँ, तो मुझे वो फोन उठाना पड़ता है। एनीवेज, इट्स अ गुड हैबिट ऑल्सो कि घर का कॉल को डेफिनेटली अपने को उठाना चाहिए। तो चलिए, अब अपने बुल मार्केट को अलग तरीके से थोड़ा प्राइस चार्ट के आधार पे एनालाइज और डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो ये मंथली चार्ट है। ये मंथली चार्ट है स्मॉल कैप इंडेक्स का। माफ कीजिएगा, एक मिनट। या ये मंथली चार्ट है स्मॉल कैप इंडेक्स वर्सेस निफ्टी। ये मंथली चार्ट है मिड कैप इंडेक्स वर्सेस निफ्टी। ओके। और ये मंथली चार्ट है आपके निफ्टी जूनियर वर्सेस निफ्टी। तो इसको थोड़ा क्लोजली स्टडी करते हैं। तो अगर मैं मिड कैप इंडेक्स से चालू करूं तो देखिए, जब जब बुल मार्केट आया है, ये देखिए ये टाइम था बुल मार्केट का इंडिया में। ये जो जितने भी ये निफ्टी है, ये रिलेटिव है, मतलब स्पेसिफिक इंडेक्स डिवाइडेड बाय निफ्टी। और ये आरएसआई है, जो कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स का आरएसआई है। तो जब जब बुल मार्केट रहा है, तब तब ये जो इंडाइसेस हैं, इनका टेंडेंसी रहा है कि ये निफ्टी को आउट परफॉर्म करते हैं। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि बुल मार्केट के अंदर में छोटे वैल्यू के स्टॉक्स ज्यादा आउट परफॉर्म करते हैं वीजा वीज बड़े वैल्यू के स्टॉक्स। तो बुल मार्केट का टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्सेस आर गोइंग अप। अभी ये जो आउट परफॉर्मेंस है, ये अपने 20 साल के हाई के ऊपर में जा चुका है, फ्रॉम अ मिड कैप पर्सपेक्टिव। फ्रॉम अ स्मॉल कैप पर्सपेक्टिव, ये जो आउट परफॉर्मेंस है, ये अभी भी फ्रॉम दैट 2007 2008 का हाई जो है, उसके पास भी, इनफैक्ट ये 2018 का जो हाई है, उसके पास भी अभी तक ये नहीं आया है। तो चार्ट देख के समझ में आता है कि भी स्मॉल कैप के अंदर में अभी भी स्कोप है। क्योंकि अगर इंडियन कॉर्पोरेट्स का अर्निंग बढ़ा है, ओवरऑल जीडीपी बढ़ा है, तो in that scenario, small caps earning has also gone up. So why don't we consider a scenario where small cap will relatively much more outperform Nifty than Nifty itself. ये इनफैक्ट मैंने कुछ महीनों पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जहां पर मैंने बोला था कि स्मॉल कैप परफॉर्मेंस अच्छा होगा और आपको स्मॉल कैप इंडेक्स में एसआईपी करना चाहिए। आई थिंक 1-1.5 साल पहले का वीडियो था, एंड इट हैज डन सो वेल फॉर ऑल ऑफ अस। तो अब अपने एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, बिकॉज बैंक निफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है ये निफ्टी के लिए, बिकॉज इसका जो कंपोजिशन है निफ्टी और इंडाइसेस में, वो काफी काफी हाई है। तो बैंक निफ्टी जो है, वो उसने भी अभी तक आउट परफॉर्मेंस को क्रॉस नहीं किया है, 2018 के आउट परफॉर्मेंस को क्रॉस नहीं किया है। तो अगर मैं ये मान लूं कि बैंक निफ्टी दिल है इकोनॉमी का, कुछ भी अगर एक्टिविटी होता है तो दिल का धड़कना जरूरी है, बिकॉज ब्लड का पंपिंग तो यही करता है। अगर बैंक निफ्टी दिल है और निफ्टी को यहां से और आगे बढ़ना है, तो कहीं ना कहीं दिल को अच्छे से धड़कना होगा। मतलब बैंक निफ्टी जो है, वो रिलेटिवली निफ्टी को आउट परफॉर्म करना होगा। तो ब्रॉडली ये चार्ट देख के क्या समझ में आ रहा है अपने को कि डेफिनेटली निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे है, बट स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में अभी और स्कोप है। निफ्टी और निफ्टी जूनियर, एक्चुअली जो लार्ज कैप है उसको रिप्रेजेंट करता है निफ्टी जूनियर और निफ्टी। तो अगर आप निफ्टी जूनियर वर्सेस निफ्टी देखें, वो काफी हाई पॉइंट पे है। तो अभी आज का डेट में जो मिड कैप सेगमेंट है, वहां पर आई थिंक एक एक्सपेंसिवनेस का रिफ्लेक्शन आ गया है। इनफैक्ट मैं ये एक एक्सेल में डेटा डाउनलोड कर रहा था, और मैं देख रहा था कि इंडस्ट्री वाइज पी में देख रहा था कि क्या अभी ट्रेलिंग पी चल रहा है इंडस्ट्री वाइज। तो कई ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जहां पे पी बहुत हाई हो चुके हैं, 200, 140, 150, 130, 100, डायमंड ज्वेलरी में 83, रेलवे वैगन्स में 76। तो ये काफी एक्सपेंसिव जोन में जा चुके हैं पी। और लार्जली ये जो ग्रोथ आया है पी के अंदर में, इट इज ड्रिवन बाय द मिड कैप इंडेक्स। तो अगर यहां से मार्केट और तेज होता है, जो कि पॉसिबिलिटी है तेज हो सकता है, हम कहीं पर भी इस पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं कर सकते, बिकॉज चार फैक्टर्स जो है वो बुल मार्केट का ही इंडिकेशन दे रहे हैं। जब तक ग्लोबल मार्केट्स में वीकनेस नहीं आएगा, इंडिया के अंदर में डेफिनेटली मेजर करेक्शन नहीं आएगा। और बुल मार्केट टर्मिनेट तभी होता है जब मेजर करेक्शन होता है, और कहीं पर भी साइन नहीं है मेजर करेक्शन आने का। तो मेरे हिसाब से डेटा देख के अभी तक जो लग रहा है कि बुल मार्केट अभी भी कंटिन्यू करेगा। और जहां तक कि स्मॉल कैप्स, जो कि
अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट ऑफ दी सोसाइटी बन रहे हैं, वहां पर अभी भी स्कोप है कि कुछ स्टॉक्स के अंदर में अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और मिड कैप जो है वहां पर काफी फ्लोट है, तो केयरफुल रहना चाहिए। मिड कैप के इन्वेस्टमेंट्स पे बहुत सिलेक्टिव इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उन्हीं में करना चाहिए जहां पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी हाई है। और लार्ज कैप्स जो है वो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा भी करेक्शन आया मार्केट में, तो लार्ज कैप एज अ सेफ हेवन डेफिनेटली इंटरेस्ट में मार्केट प्लेयर्स के रहेगा। अब आपको करना क्या है, ये तो हो गया बातें। अब स्ट्रेटेजाइज अगर अपने करें तो देखिए, मैं हर वीडियो में आपको एक ही बात बोलता हूं, और कई लोग मुझे कहते हैं कि आप रिपीट कर रहे हैं कि बात बार बार, बट मुझे कोई शर्म नहीं है रिपीट करने में, कि इन दिस काइंड ऑफ अ मार्केट सिनेरियो वे मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। वहां पर उन्हीं स्टॉक्स में आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग करिए या जो भी इन्वेस्टिंग करिए जिनके अंदर में बहुत सॉलिड रीजंस है इनके और फर्दर ऊपर जाने के, बिकॉज ऑलरेडी ये ऊपर जा चुके हैं, यहां से और फर्दर ऊपर वही जाएगा जहां पे फंडामेंटली देयर इज अ रीजन। और फंडामेंटल को हम अपनी तरफ से अगर जज करना चाहते हैं तो आई थिंक रिजल्ट्स, ये रिजल्ट्स क्वार्टरली रिजल्ट्स को देख के ही हम जज कर सकते हैं कि कौन से सेक्टर है, कौन सा इंडस्ट्री है जहां पर क्वार्टरली रिजल्ट्स फेवर में है, और वहां अगर हम पैसा डालें तो लॉस होने का प्रोबेबिलिटी कम है। अब अपने को जोन में रहना पड़ेगा कि लॉस होने का प्रोबेबिलिटी कम होना चाहिए। तो अगर आप एक आम आदमी हैं, मैं एक बार वीडियो बंद कर देता हूँ या स्क्रीन शेयरिंग, अगर आप आम आदमी हैं और आप अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को आप डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको सिंपल सा हैक देता हूँ। व्हाट इज योर एज? जैसे मेरी एज 45 है, तो 45% ऑफ माई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स इज गोइंग टू अ स्टेबल इक्विटी एसेट लाइक लार्ज कैप हो गया या निफ्टी नेक्स्ट हो गया, जो मैं अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट करके जाना चाहता हूँ, या मदर स्टॉक्स हो गया जो मैं ऑलरेडी जिस पे एसआईपी कांस्टेंट करता जा रहा हूँ। और 55% जो मेरा है वो मोमेंटम इन्वेस्टिंग, वो मैं उन्हीं स्टॉक्स में फोकस कर रहा हूं जहां मेरे पास फंडामेंटली एक रीजन है उनमें इन्वेस्ट करने के। तो मैं आपके साथ में स्क्रीन शेयरिंग करता हूं और मैं आपको एक फंडामेंटल अपने जो हमारा स्कैन है स्टॉक में वो दिखाता हूं, जो कि मैं अभी बहुत रिलीजियसली फॉलो कर रहा हूं एंड इट इज वर्किंग फैंटास्टिकली। अगर मैं कॉम्बिनेशन स्कैन में जाऊं, जो कि आप भी बना सकते हैं कॉम्बिनेशन स्टॉकेज में, यहां पर मैंने कुछ कॉम्बिनेशन बना रखे हैं कि स्टॉक जो अपने ऑल टाइम हाई पे हैं और जो अपने अर्निंग के लास्ट 10 ईयर्स के हाईएस्ट पॉइंट पे है। तो ये सारे स्टॉक्स हाई और लाइफ स्टॉक्स जो है ये मेरे रडार में है, और इन स्टॉक्स को मैं लॉन्ग टर्म चार्ट के अंदर में इवेल्युएट करता हूं। ये मेरा लॉन्ग टर्म चार्ट टेम्पलेट है ट्रेडिंग व्यू में, जहां पर फंडामेंटल कुछ डेटा पॉइंट्स भी है, जहां पर आरएस है, वीकली चार्ट है, 21 पीरियड आरएस है, आरएसआई है, और प्राइस अर्निंग रेशियो है। तो इसको मैं हाई ऑन लाइफ स्टॉक्स जो मेरे हैं इनको मैं यहां पर इवेल्युएट करता हूं। और वीकली चार्ट के अंदर में स्टॉक्स में अगर मैं ब्रेकआउट देखता हूं तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करता हूं। किन स्टॉक्स में? केवल उन्हीं स्टॉक्स में जहां पर लास्ट एक दो क्वार्टर से परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है। फंडामेंटली इस इन स्टॉक्स में रीजन होने चाहिए परफॉर्मेंस अच्छा आने के। तो अपने ये शेयर बाजार की जो जर्नी है इसको एक दायरे में डिफाइन कर लीजिए। बहुत ज्यादा अ, कुछ भी ले लेना और वो चलेगा, वो टाइम खत्म हो गया। अब क्योंकि हर चीज बहुत महंगी हो गई है, अब आपको स्पेसिफिकली लिमिटेड स्टॉक्स जहां पर कन्विक्शन आपको बहुत हाई है वहां पर अटैक करना चाहिए, और बड़े क्वांटिटी के साथ में काम करना चाहिए, बिकॉज पैसा बहुत बनेगा, पैसा बनने का बहुत ज्यादा हाई चांस है। बट आपको बस ध्यान रखना है कि पैसा खोए नहीं, बिकॉज लगने का भी आज उतना ही चांस है जितना बनने का है। आई होप ये आप समझ पा रहे हैं, एंड आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल। इफ इट वाज यूजफुल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड बस मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए और मेरे को प्रोत्साहित करते रहिए। थैंक यू, बाय, ध्यान रखिएगा, हैव अ ग्रेट वीकेंड एंड हैव अ ग्रेट वीक डे अहेड। बाय बाय, टेक केयर।